नमस्कार। इंडियन एनालिसिस बाजार अनुमान किसे नफा किसे नुकसान में आपको स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं, अभी 2 चरण और बाकी है। इस बीच अनुमानों का दौर लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे को लेकर मैदान में है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि इनकी इतनी सीटें नहीं आएंगी। मध्य प्रदेश की 29 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां 4 चरण में सभी सीटों पर मतदान हो चुका है। इसके बाद सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच देश के प्रमुख सट्टा बाजार फलौदी ने लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर दावा किया है। इसके अनुसार मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 7 सीट पर कड़ा मुकाबला है। इन 7 में 3 सीट पर कशमकश की स्थिति है, वहीं 5 सीट पर कांटे की टक्कर है। ये सीटें हैं छिंदवाड़ा, मंडला, सतना, मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़, झाबुआ। फलौदी बाजार एमपी में बीजेपी को 26 से 27 सीटें दे रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में उसका अनुमान बीजेपी के क्लीन स्वीप या 11 में से 10 सीटों का है। आज इसी को लेकर हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जिस तरह की जो चीजें हैं या जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार 400 पार, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप, छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप। लेकिन जिस तरह से बाजार का आंकड़ा है, तमाम सारे जो चर्चाओं में है और जिस फलौदी बाजार की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चुनाव होता है, राजस्थान का ये जो फलौदी स्थान है, वहां से जिस तरह की जो चीजें होती है, हालांकि हम इस पर कोई दावा नहीं करते, इसको लेकर कोई प्रेरित नहीं करते इन चीजों को लेकर, लेकिन जिस तरह की जो चीजें हैं या जिस तरह के विश्लेषण है, इसको लेकर इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह की चीजें रहने वाली हैं। और खास जो मेहमान, जो खास पैनल हमारे साथ में हैं, उनके पास पहले चलेंगे और उनसे परिचय आपको कराते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं शैलेंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक, प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस। शैलेंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में हैं अजय धबले जी, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। अजय जी, आपको स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ में हैं। आशीष जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं शैलेंद्र पटेल जी के पास में आता हूं। शैलेंद्र पटेल साहब, जिस तरह की जो चीजें हैं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही कि अब की बार 400 पार, और मध्य प्रदेश की अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो क्लीन स्वीप यानी कि 29 में से 29 सीट है। उसकी वजह भी है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 28 थी, एक ही हमें आगे बढ़ना है, हम 29 पर पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ जिस तरह से तमाम सारे अनुमान हैं और जिस बाजार की हम फलौदी बाजार की चर्चा कर रहे हैं आज के अपने इस विश्लेषण में, एनालिसिस में, उसमें कांग्रेस के लिए मैं कह सकता हूं कि कुछ उत्साहित करने वाली चीजें हैं। वो कह रहे हैं कि 5 से 7 जो सीटें हैं वो काफी टक्कर वाली है, यानी कि कांग्रेस के लिए यहां कुछ बेहतर हो सकता है। किस रूप में अनुमान आप प्रेडिक्ट करते हैं और कांग्रेस क्या सोच के चल रही है 29 सीटों में से? देखिए, मैं पहली बात कहना चाहता हूं कि सट्टा बाजार में कांग्रेस पार्टी तो विश्वास करती नहीं। कोई भी सट्टा हो, इस तरह की गैम्बलिंग होना नहीं चाहिए। लेकिन खैर, समाज में है, चीजें हो रही हैं। ये तो सरकार का भी फेलियर है, इस तरह का सट्टा हो रहा है, इसकी जानकारी हम सबको पता है, उसके बाद हम उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। खैर, उनका जो अजम्पशन है फलौदी सट्टा बाजार का, वो अपना उनका मैकेनिज्म है। लेकिन मैंने भी पूर्व में कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 10 से 12 सीटों पर जीतने वाली है। निश्चित रूप से आज वही बात, क्योंकि उनके पास भी जो इनपुट आते हैं, अगर लोग उस तरीके का सट्टा खेलते हैं, इसको हम नहीं अच्छा मानते हैं, लेकिन वो भी तो यही देख के लगाते होंगे ना, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्योंकि आखिर गैम्बलिंग में कोई पैसा फेंकने के लिए तो लगाता नहीं है। कहीं ना कहीं जो लोगों से जो फीडबैक आता है, उन फीडबैक के आधार पर ही लोग इस तरह के गैम्बलिंग में हिस्सा लेते हैं। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का जो फीडबैक उन सब लोगों के पास गया होगा, फलौदी सट्टा बाजार वालों के पास, या उस सट्टा बाजार में जो लोग भी इन्वॉल्व होते होंगे, इस आधार पर वो भी 10 से 12, 5 से 7 सीटें कह रहे हैं, हम 10 से 12 सीटें कह रहे हैं। उसका कारण है, ये आपने बहुत अच्छे से सक्सेना जी देखा होगा कि देश में जब चुनाव शुरू हुआ था, जब कुछ और बातें थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, देश का माहौल बदला है। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस के पास एक ही सीट थी, तो भूल जाते हैं कि उन्होंने भी 2 सीट के बाद आज यहां तक पहुंचे हैं। कोई जरूरी नहीं कि आज कल आपके पास क्या था और आगे जाकर क्या होगा। ये तो उस चुनाव के दौरान चुनाव परिस्थितियों पे भी बहुत सारा चुनाव निर्भर करता है।
कैंडिडेट के ऊपर भी बहुत सारा निर्भर करता है, उस समय लोकल इश्यूज क्या उनके ऊपर भी निर्भर करता है, जो सांसद रहे उनकी कितनी एंटी इनकम्बेंसी उसके ऊपर भी निर्भर करता है, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी कितनी उसके ऊपर भी निर्भर करता है। और रही बात मध्य प्रदेश को लेकर, हाल ही के विधानसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस में मायूसी तो थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने गारंटियां उस समय दी थी कि हम गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, उन्होंने नहीं किया। 3100 रुपए क्विंटल का धान का कहा था, उन्होंने नहीं किया। 450 रुपए सिलेंडर का कहा था, नहीं दिया। लाडली बहना को 3000 रुपए देने की बात कही थी। इन सब बात में भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है और निश्चित रूप से लगातार क्राइम और कर्ज और करप्शन आप देख रहे हैं। रोज घोटाले और नरसिंह घोटाले का आप देखिए क्या हाल है। ये सारी की सारी बातें, कहीं पे आपको ऑडियो वायरल होता है जहां आरटीओ और एनटीपीसी का अधिकारी आपस में झगड़ रहे हैं उन सब चीजों को लेकर। तो ये जो माहौल पिछले 5-6 महीने मध्य प्रदेश के अंदर बना है बिजली कटौती को लेकर है, तो कहीं ना कहीं जनता उन चीजों से ऊब गई है और भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे हैं उससे बाहर निकलना चाहती है। खैर 10 सालों से जो वादे हुए थे वो तो देश भर में वही नहीं, चाहे 15 लाख रुपए की बात हो, 2 करोड़ की नौकरियां, ये तमाम बातें लोगों के दिमाग में है। महंगाई और भ्रष्टाचार के मामले सारे और कांग्रेस की तरफ लोग बात घूटे हुए हैं। और चलिए, निश्चित रूप से 10 से 12 सैलन जी जो पक्ष अपना रख रहे हैं, पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 से 12 सीटों पर अनुमान है, उम्मीद है उन्हें कि 10 से 12 सीटें जो कांग्रेस जीतेंगी। अजय धबले साहब के पास में आता हूं। अगर अजय धबले साहब की हम बात करें तो वो उस जगह से आते हैं जिस किले की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हम उसको जीत के 29 में से 29 सीटें जीतेंगे, यानी कि छिंदवाड़ा सीट। अजय साहब क्या कहेंगे? जिन अनुमानों की हम बात कर रहे हैं, जिस बाजार की हम बात कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि 5 से 7 ऐसी सीटें हैं कि जो आपके लिए काफ़ी जो टफ फाइट है। हालांकि ये भी आंकड़ा देखें तो वो 26 से 27 सीटें आपको दे रहे हैं। किस रूप में प्रोडक्ट करेंगे? राजेश जी, पहली बात तो जो फलोदी सट्टा बाजार के आज ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं जी, मुझे लगता है कि ये अपना अपना परिप्रेक्ष्य है। कांग्रेस को 4 जून तक के उन्होंने खुश होने का जो अवसर दिया, निश्चित तौर पे कांग्रेस संगठन को उनका धन्यवाद देना चाहिए कि ठीक है 4 जून तक के तो खुशी उन्हें मिल रही है। निश्चित तौर पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र शैलेंद्र जी बात कर रहे थे कि कांग्रेस को गेन होने वाला है, तो गेन 2 परिस्थितियों में था। राजेश जी, आप अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, पत्रकार होने के साथ साथ, या तो आपके संगठन ने मेहनत की है, या तो आपके नेतृत्व ने मेहनत की है, या आप पे जमीन पे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। बिना नीति नेतृत्व नियत वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस, देश की कांग्रेस की तो बात ही नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश कांग्रेस जिनका अध्यक्ष स्वयं ये कहता है कि मुझे देखिए पार्टी जाए तेल लेने, उस अध्यक्ष के कार्यकाल में सर्वाधिक कांग्रेस छोड़ने की संख्या, उसका अपने आप में एक रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस अगर पूरे देश में कहीं सर्वाधिक छूटी है, जिस अन्य दलों से जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए या अन्य दलों में गए, वो कांग्रेस छोड़ के गए। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा कि भाजपा ने किन अलग मुद्दों से शुरू किया था, उन मुद्दों से चुनाव भटक गया। आज भी चुनाव विकास के मुद्दे से शुरू हुआ था, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव का जो 7वां चरण संपन्न होगा वो भी उसी पे होगा। आप देखिए, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसने अपने जीवन का क्षण क्षण, शरीर का कण-कण इस देश की सेवा के लिए दिया, जिसने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर, ये 15 लाख की बात करते हैं, हम आपको 15 लाख के अनेकों उदाहरण दे देते हैं। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, 10 करोड़ उज्ज्वला के सिलेंडर बने, 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने, देश में 9.5 लाख किलोमीटर के आसपास ग्रामीण सड़कें बनी हैं, 7.5 लाख के आसपास, 6.5 लाख के आसपास शहरी सड़कें बनी हैं। ये सारा भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। ये कभी 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था 2014 में जब हमें मिला था, आज तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है और वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी बन रहा है। आज के अखबारों में देख ले कि पहली बार आरबीआई भारत सरकार को शुद्ध लाभांश 2.31 लाख करोड़ का दे रहा है। ये पहली बार हुआ है। ये 10 वर्षों में आप देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। भारत की इकोनॉमी विश्व में सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। अब आप बात कर लेते हैं रोजगारों की। जब भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन रहा है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उद्योग उत्पादक देश बन रहा है, तो आपको नहीं लगता कि रोजगार बने? इस देश में यूनिकॉर्न की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में जो मल्टी बिलियनियर्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं, जो स्टार्टअप बन रहे हैं, उनको विश्व ने भी माना है। विश्व का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट उन यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है आपने जो छवि देश की बनाने की थी, वो छवि से आज भारत बाहर निकल चुका है। भारत की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक मैंडेट भाजपा को। लेकिन अजय जी, कहीं ना कहीं लगातार 10 साल हो चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज भी है कहीं ना कहीं,
और यही कारण है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से जो चर्चा में कई ऐसी सीटें हैं, छिंदवाड़ा भी उसमें शामिल है, मंडला भी उसमें शामिल है, मुरैना भी उसमें शामिल है, राजगढ़ है, झाबुआ है, इनके लिए कहा जा रहा है कि ये जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी है कि 10 साल से लगातार सरकार आपकी है और एंटी इनकम्बेंसी भी कभी कहीं ना कहीं इस बीच में है। जी राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में रहने वाला दल नहीं, हम जमीन पर राजनीति करते हैं, राष्ट्र से हित की राजनीति करते हैं। निश्चित तौर पे आपने जिन सीटों की बात की है वहां पे जो लड़ाइयां थी वह कांग्रेस और भाजपा संगठन की लड़ाइयां थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन सारी सीटों पे, एक जो सीट हमारी नहीं थी छिंदवाड़ा की, उस संसदीय क्षेत्र से खुद मैं आता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव छिंदवाड़ा में कैसे लड़ा, और आप देखेंगे कांग्रेस ने किस तरह से लड़ा। पिता पुत्रों की जोड़ी के अलावा कांग्रेस का कोई नेता यहां नहीं आया, उन्हीं पिता पुत्रों ने सिर्फ छिंदवाड़ा के अलावा मध्य प्रदेश में किसी और सीट पे प्रचार नहीं किया। तो ये जो कांग्रेस का संगठन है, जो चलिए अजय जी, आऊंगा इससे आगे के है। सवाल के साथ में आऊंगा, आशीष जी के पास में आ जाता हूं। आशीष जी, वहीं से शुरुआत करूंगा जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं, उस फलौदी बाजार के अनुमान को लेकर, किसे नफा है किसे नुकसान है, और सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि उसमें जिस तरह से कहा जा रहा है कि 7 सीटों पर टक्कर है, इस टक्कर को हम किस रूप में देखें? अनुमान में कड़ी टक्कर का मतलब आखिर क्या हो सकता है, क्या इसके अकॉर्डिंग चीजें हो सकती हैं आशीष जी? देखिए, टक्कर की जहां तक बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में माना जा सकता है कि कम से कम 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर भाजपा के मुकाबले में कांग्रेस मतलब भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस मजबूत दिखी जी। तो ये सीटें तो जाहिर है जो आपने बताई शुरू में बात हुई वो है, मंडला है, थोड़ा बहुत सतना से कांग्रेस को उम्मीद की कर सकती है, या भिंड मुरैना ग्वालियर में से कोई एक सीट आ सकती है, छिंदवाड़ा राजगढ़ भी है। तो कुछ सीटें जरूर है जिस पर अच्छी खासी फाइट देखने को मिली है, लेकिन देखिए मतों का प्रतिशत जो पिछली बार का है, इस बार का है, और ये सारी चीजें यदि देखी जाए तो ऐसा एकदम से नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई ओवरनाइट कोई ऐसा चमत्कार होने जा रहा है जी। लेकिन ये जरूर बात है कि कुछ सीटों पर जो है कांग्रेस जो है कोई अपेक्षाकृत बेहतर रिजल्ट ला सकती है जी। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सट्टा बाजार और उसके अनुमान एक अलग चीज है, और जो हकीकत है, रियलिटी है, कांग्रेस जो है पिछले 2 चुनाव से लगातार संघर्ष कर रही है। मध्य प्रदेश के को ही देख लिया जाए, देश भर में भी और मध्य, तो एक बड़ी चुनाव मशीनरी के सामने कांग्रेस को टिकने में, कांग्रेस को और तरीके से संघर्ष करने में परेशानियां हो रही है। तो अगर कांग्रेस यहाँ पर 2-4 सीटों, जैसा मुझे भी लगता है कि 2-4 सीटों पर मजबूत टक्कर है, और अगर उसमें से 50% रिजल्ट भी कांग्रेस ले लेती है, 2 सीट या 3 सीट ले लेती है, तो कांग्रेस के लिए सब कुछ प्लस है, क्योंकि कांग्रेस के पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। खासतौर पर हिंदी पट्टी के जो राज्य है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और ये जो राज्य है खासतौर पर 3-4, यहाँ पे कांग्रेस के पास सिर्फ पाने के लिए, खोने के लिए नहीं। तो यदि इनके प्रत्याशी अच्छे लड़े होंगे और आगे तक की पूरी सतर्कता रखी जाएगी, सारी चीजें देखी जाएंगी, तो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट आएगा। लेकिन जो फलौदी सट्टा बाजार का मामला है, फलौदी सट्टा बाजार जो है, ये अभी मुझे लगता है कि जब ये पूरे चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जो है उसका पूरा जो मतदान हो जाएगा उसके बाद जो उसका ट्रेंड है वो ज्यादा समझ में आ सकता है। अभी तो मैंने भी ये सुना है कि सट्टा बाजार ही 8 दिन से बंद है वो, क्योंकि ये इसलिए अनुमान की जो है, जो टोटल मध्य प्रदेश का तो खैर चुनाव पहले हो चुका है, लेकिन जो बाकी जो अनुमान है वो हो सकता है पुराने हो या एकदम शुरुआती हो। तो 8-10 दिन से तो बाजार इसलिए बंद है कि उसको सट्टा बाजार क्यों कहा जा रहा है, तो ये भी एक बात है। तो लेकिन इन सट्टे और इनके इतर जो प्रत्याशियों ने अपना दाव लगाया है, किस्मत का, ताकत का, संसाधन का, नेटवर्किंग का, ये महत्वपूर्ण है, और इसलिए मध्य प्रदेश से कांग्रेस को थोड़ी सी उम्मीद बेहतर नजर आ रही है। सिर्फ मैं यही कहूंगा नजर आ रही है, तो लेकिन ये भी बोलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस के सामने भाजपा ने बहुत कड़ी चुनौती पेश की, पूरी ताकत लगाई है। कांग्रेस और चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो स्वाभाविक रूप से एक अपर हैंड जो है सत्तारूढ़ दल को मिल जाता है। चलिए, बेहतर बात आशीष जी कर रहे हैं। एक बार फिर शैलन जी के पास में आ जाता हूं। शैलन जी, 2-3 चीजें हैं। जिस तरह से अजय धबले साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमने टारगेट अब की बार 400 पार रखा, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप रखा, उसकी वजह है कि हमने काम किया, हमने डबल इंजन की सरकार ने काम किया, मोदी सरकार ने काम किया और यहाँ प्रदेश सरकार ने काम किया।
दूसरी तरफ वो आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि संगठन और नेतृत्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की कोई उपलब्धियां नहीं रही हैं। दूसरी तरफ आशीष जी जिस तरह से इसमें इंक्लूड कर रहे हैं कि चूंकि सत्ता है, तमाम संसाधन है, ऐसे में जो चीज कांग्रेस का मुकाबला है, और फिर आप कह रहे हैं कि हम 10 से 12 सीटें लेकर आएंगे। दो चीजें हैं। मैं पहले तो आशीष जी की बात कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता की ताकत थी, उनके पास पैसों की ताकत थी, लेकिन जब जनता चुनाव लड़ती है तो ये कहीं ना कहीं गौण हो जाता है। इस बार जहां जहां चुनाव हुए वहां पर निश्चित रूप से आपने देखा होगा, जिन 5-7 सीटों का आप कह रहे हैं, जिन 10-12 सीटों का मैं कह रहा हूं, उन जगह पर जनता ने खुद अपने स्तर पे चुनाव लड़ा है। उम्मीदवार की जगह उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां पे जनमानस जो बना था, और जनमानस जब बन जाता है तो उसके आगे कोई लहर नहीं चलती। नंबर 1। नंबर 2, मेरे मित्र अजय जी कह रहे थे कि किस तरीके से इतने लोग भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ के गए। निश्चित रूप से गए, पर वो ये भी याद कर लें कि विधानसभा चुनाव के पहले कितने लोग कांग्रेस पार्टी में आए थे। अगर उस हिसाब से अगर हम परिणाम को देखेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होनी थी, लेकिन लोगों के आने जाने से अगर सरकारें बनती या बिगड़ती तो फिर बात ही अलग हो जाता। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कुछ लोग आ जाएं या कुछ लोग चले जाएं। विचारधारा और कहीं ना कहीं जो आंदोलन की स्थिति होती है वो हमेशा कायम रहती है। पार्टी में लोगों का आना जाना अपनी जगह रहता है। निश्चित रूप से क्यों गए, कैसे गए, आज उसके ऊपर डिबेट भी नहीं। आपके पास आ रहा है जी, मेरी बात कंप्लीट होगी फिर आप ही के पास जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों की अगर हम बात करेंगे आने जाने की, तो उससे ना भारतीय उस समय कांग्रेस को उससे फायदा मिला, और आने वाला जब समय आएगा, चुनाव के परिणाम आएंगे, तो निश्चित रूप से वो जब समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी जाने किसको ले, गीला कचरा, सूखा कचरा, खोटा सिक्का, वो शब्द भी इस्तेमाल किए कि वो काम के ही नहीं थे। लेकिन खैर, उनको अगर ऐसा लगता है ठीक है। मैं एक बार और कहना चाहता हूं कि चुनाव में निश्चित रूप से अपनी खुद की पॉजिटिविटी और विपक्ष जो सामने आपके पक्ष में रहता है उसकी नेगेटिविटी दोनों साथ में पैरेलल चलती है। एक तरफ राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जो यात्रा की, न्याय पत्र बनाया, और एक बहुत सारे स्कीम जिस तरीके से लेकर आए, 5 मुख्य न्याय उन्होंने देने की बात की, चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं को 8,500 रुपए महीने देने की बात हो, चाहे किसानों के लिए बात, ये इसका इम्पैक्ट भी धीरे धीरे लोगों के पास गया है। लोगों को ये लग रहा है। मेरे काबिल में तो अजय जी ने कहा कि 15 लाख की बात। देखिए, 15 लाख का तो जुमला आपके नेता पहले ही कह चुके हैं, लेकिन कहने में इसलिए आता है कि उस समय बहुत जोर से कहा गया था। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी तो कही गई थी, लेकिन हुआ तो नहीं ना। स्विस बैंक में काला धन आया ही नहीं ना। 10 साल से सरकार आपकी थी, क्यों नहीं लेकर आए, जब तो आप बहुत सारी बातें किया करते थे। आज सीबीआई मध्य प्रदेश के अंदर जो बैठी आती है वही खुद रिश्वत लेने लगेगी, तो हम कहां जाएंगे, किधर जाएंगे। एक से बढ़कर एक घोटाले मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। पटवारी भर्ती घोटाला हो रहा है, नर्सेस का हो रहा है, व्यापम क्या हुआ है। आज सीबीआई की जांच में जिस तरीके से उनके अधिकारी पकड़े गए, अब तो लगने लगा कि किस तरह की जांच व्यापम कार्ड ने सीबीआई ने की होगी। तो ये सारी बातें जनता देख रही होती है। चलिए, इससे पहले मैं अजय जी के पास में आऊं, अपने मत से वो सारी अजय जी, सैलन जी, मैं एक अजय जी के पास में आऊं, उसके पहले एक चीज और मैं जोड़ देता हूं कि जिस तरह से बात, चाहे अजय जी कह रहे हो कि संगठन और नेतृत्व के स्तर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस में वो चीजें नहीं दिखी। आपने कहा कि जब सत्ता में है तो उसका फायदा, लेकिन एक चीज और है, अगर भारतीय जनता पार्टी अंक गणित की बात करें, वो कहते हैं कि अब की बार 400 पार, वो कहते हैं कि 29 में से 29, यानी कि कहीं ना कहीं एक वो उन्होंने नैरेटिव वहां पर सेट किया है। लेकिन कांग्रेस ये कहती रही कि नहीं, उनकी इतनी सीटें नहीं आ रही हैं। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि इतनी सीटें हमारी आ रही हैं। अगर हम देश के स्तर पर देखें कि नहीं, अगर उनकी 400 नहीं आ रही तो फिर आपकी इंडी लाइंस की कितनी आ रही हैं, फिर कांग्रेस की कितनी आ रही, ये कभी क्लियरिटी नहीं रही। और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में करें, कभी आप 16 कहते हैं, कभी आप 12 कहते हैं। सर देखिए राजेश जी, बात यह है, उन्होंने तो 400 पार कहना था, कह दिया एक बार, 29 कहना था, लेकिन उन्होंने 370 वोट बढ़ाने की बात कही थी। आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं कि 370 वोट बढ़े क्या? क्योंकि वो परिणाम सामने आ चुके हैं कि 370 वोट बूथों पे नहीं डले। और उसी तरीके जब चुनाव आएंगे तो 400 पार और 29 का जो ये आंकड़ा दे रहा वो भी सामने आ जाएगा। चलिए अजय जी के पास में आ जाता हूं। अजय साहब, मेरा हमेशा कहना है कि घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा घमंड का कहीं ना कहीं सर नीचा होता है। भारतीय जनता पार्टी समय, और जब प्रधानमंत्री को जगन्नाथ बना दिया जाता है, अब वहां कहां उम्मीद करेंगे कि घमंड किस तरीके से। चलिए आता हूं, अजय जी से जवाब ले लेता हूं। अजय साहब, वो कह रहे हैं घमंड है ये जो कह रहे हैं, आप इतने बड़े अंक दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि बड़े लक्ष्य को लेकर जाओ कि कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया जा सके? देखिए राजेश जी, जब भारतीय जनता पार्टी को 2014 में
282 सीटें मिली थी, तब भी आप लोगों ने इसका एनालिसिस किया था। जब 303 मिली तब भी आप लोगों ने इसका एनालिसिस किया था। लेकिन हम आज भी आश्वस्त है, तब भी आश्वस्त है। 2014 उम्मीद थी, 2019 विश्वास था और 2024 गारंटी है। और क्यों गारंटी है? कि विगत 10 वर्षों में विकास के नित नए आयाम स्थापित हुए हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ये सार्वजनिक मंचों से कहती है कि इस बार हमारे 370 वोट, हमने ये जो बात की थी 370 वोट भाजपा के बढ़ाने की थी। तो भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पे जो लोग कांग्रेस की विचारधारा को पसंद करते थे, उन लोगों को भी देखा कि एक ऐसी पार्टी जिसका नेता लॉन्चिंग पे रीलॉन्चिंग बार बार किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पे कभी ना कभी देश का मतदाता जागरूक होता है। वो कैसे दल के साथ में खड़ा होना चाहता है जो भारत की बात कर रहा है, जो देश की बात कर रहा है। और निश्चित तौर पे विश्व में आज भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है, वैसी सरकार को चुनने वाला ये चुनाव था। भारत की जनता ने ऐसी ही सरकार को चुना है। बात अगर जुमलों की हो जाए तो निश्चित तौर पे ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जहां स्लिप ऑफ टंग होता है। लेकिन ठीक है, पॉलिटिक्स है, दिन भर नेता ऐसे ही राजनीति करते हैं। वास्तविक मुद्दों का चुनाव विकास से शुरू हुआ था, विकास पे खत्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि देश की जनता ने फिर एक बार मोदी सरकार का जो हमारा नारा था उसे साकार किया। चलिए आशीष जी के पास में आता हूं। आशीष जी, जिस तरह से मैंने अजय जी से सवाल किया कि एक जो बड़ा लक्ष्य रखा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अब की बार 400 पार, क्योंकि अगर देखा जाए कि 1984 यानी कि 415 तब कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको फायदा मिला था वहां पर सहानुभूति लहर का। अब वो टारगेट लेकर चल रहे, क्या वाकई इस तरह की चीजें दिख रही हैं या फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा टारगेट करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश इसके जरिए? देखिए 400 पार तक तो जो उनका नारा है, मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए है ताकि अधिक से अधिक प्रयास कर लिए जाए जी। दूसरी बात यह है कि इस बात से वैसे ही अभी तक के स्थापित मान्यता भी है, लगातार सरकार जब काम करती है तो बहुत सारी चीजें जो है मतदाता है उसको दूसरी कसौटी पे परखने लगता है, तो उसको बड़ी व्यापक तौर पे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। लेकिन अभी इस सरकार के साथ ऐसा लगता नहीं है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें हैं। लेकिन चूंकि बड़ी लंबे समय सरकार काम कर चुकी है तो निश्चित तौर पर मतदाताओं से बहुत सारी कसौटी भी परखते हैं। तो अभी जो देश में जो मुद्दे हैं, खास तौर पर जो विपक्ष ने जो मुद्दे पेश किए, जिसपे महंगाई, बेरोजगारी और जो और सामाजिक सुरक्षा की बातें की गई है, नए सिरे से की गई है, तो निश्चित तौर पर जब ऐसे लंबी सरकार के साथ जब इस तरह की चीजें होती हैं तो दूसरे मुद्दों की तरफ भी मतदाता का ध्यान जाता है और फिर उस कसौटी की चीजों को देखता है। तो इसलिए 400 पार का नारा दिया गया, ये जानते बूझते हुए सरकार ने या सत्तारूढ़ दल ने, ताकि उनके कार्यकर्ता, उनका जो कॉर्डर है वो ज्यादा मेहनत करे। तो इसलिए ये नारा है। और मुझे लगता है कि अगर इसके बाद बीजेपी इस नारे को अचीव करती है, इस लक्ष्य को अचीव करती है, तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। वरना निश्चित तौर पर वो चाहेगी कि वो सुविधाजनक बहुमत के साथ आकर के और सरकार चला ले, जो 280 के प्लस हो या जो उसका 2014 का प्रदर्शन भी आ जाए, तो वो ये भी एक बड़ी उपलब्धि उसके लिए होगी। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस का जहां तक चुनाव प्रचार का या चुनाव कैंपेन का सवाल है, मैं मानता हूं कि पिछले 2 चुनावों से बेहतर कैंपेन इस बार कांग्रेस ने किया। उसको मैं अपने नजरिए से देखूं तो ज्यादा बैलेंसिंग कैंपेन है कांग्रेस का, और कांग्रेस ने इस बार अलायंस भी ज्यादा ठीक ठाक कर लिए हैं। वो जो गठबंधन है वो भले वो उसको किसी भी तरह से कहा जाए, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो वो कई राज्यों में कई जगहों पर बड़ा भारी पड़ता नजर आता है। नतीजे क्या होते हैं ये अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो बहुत बेहतर तरीके से हुआ, रोचक हुआ है। ये बात अलग है कि पूरी तरह से मैनिफेस्टो पे केंद्रित नहीं हुआ, ज्वलंत मुद्दे जो है उस पर बार बार चुनाव आकर भटका है। बावजूद इसके भी चुनाव बेहतर है, इसलिए इसके नतीजे जो है बहुत ही उत्सुकता जगाएंगे। चलिए, बेहतर बात आशीष जी कर रहे हैं और ठीक है, हम लोग चर्चा कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी कुछ सारा फाइनल तो 4 जून को ही सामने आएगा कि आखिर जो चीजें हैं किस तरह से किसके पक्ष में जाती है या किसके विपक्ष में जाती हैं। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से जो चीजें हैं, जो एनालिसिस है या जो बाजार में जो चर्चाएं हैं, या फिर हम जिस फलौदी सट्टा बाजार की बात कर रहे हैं कि वहाँ किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, किस तरह की चर्चा चल रही है, फिर किस तरह के आंकड़े वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और अभी चूंकि अभी वक्त है, अभी 5 चरण का चुनाव हुआ है, 2 चरण अभी और बाकी है। उसके
बाद तमाम सारी चीजें और मुझे लगता है कि छनकर वापस आएंगी, लेकिन फाइनलाइज सारा कुछ 4 जून को ही मालूम होगा कि आखिर किस तरह से जो ऊंट है वो किस तरह किस करवट लेने वाला है और किन के दावों किन के वादों में दम है। उन अब की बार 400 पार, या फिर मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप होगा, या फिर जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है कि 150 से ज्यादा उनकी सीटें देश में नहीं आएंगी, मध्य प्रदेश में 15 से 16 सीटें या 12 से 14 सीटें कांग्रेस की आएंगी। ये तमाम सारी चीजें हैं। ये जो आंकड़ा है वो तो हमें फाइनल आंकड़ा 4 जून को ही सामने नजर आएगा, लेकिन उसके पहले दावे, वादे, एनालिसिस और जिस तरह के बाजार के जो अनुमान हैं उस पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।